Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So in today's session, I am going to discuss my macromolecules. So in last video, I have already learned about macromolecules, okay, their characteristics and their molecular weights, number, average molecular weight and weight average molecular weight of macromolecules. Okay. So in today's session, I am going to discuss the determination of molecular weights, methods for the determination of the molecular weights of macromolecules. ठीक है. सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट को कैसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, जिसमें मेनली दो इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोमेट्री ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड द विस्कोसिटी मेथड फॉर बीएससी स्टूडेंट्स. ठीक है. सो गेट रेडी. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डिटरमिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स. ठीक है. चलिए. सो लास्ट टर्म पे हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. So the number average molecular weight of macromolecules is defined as न्यूमेरिकल भी किया था, summation of Ni Mi divided by summation of Ni. ठीक है. तो ये नंबर एवरेज हम पढ़ चुके हैं. उसी तरह दूसरा एक टर्म पढ़ा था वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो समेशन ऑफ Ni Mi स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni Mi. इस पे न्यूमेरिकल भी हमने किया था. ठीक है. चलिए, थर्ड टाइप का मॉलिक्यूलर वेट एक होता है जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लिखते हैं mz बार. सो द जेड एवरेज मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ I Ni Mi का पावर 3 डिवाइडेड बाय Ni Mi स्क्वायर. ठीक है. देखिए, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, Mi स्क्वायर है, यहाँ में क्या है, यहाँ में स्क्वायर है, और जेड एवरेज में क्या आ रहा है, यहाँ पे Mi क्यूब. ठीक है. सो जनरली ये कहते हैं कि जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होगा. ठीक है. द मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड गिव्स जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको नेट गेट में क्वेश्चन मिलता है. ठीक है. सो एक चीज हमें रिमाइंड करना चाहते हैं कि जनरली हमें जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, मेजर स्टूडेंट हैं, उनको फिलहाल दो ही पढ़ना है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. थर्ड जो है जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर वेट. ये फिलहाल बीएससी मेजर वालों के कोर्स में नहीं है, बट ये नेट गेट में क्वेश्चन पूछता है, ये एमएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जस्ट फॉर द सप्लीमेंट ऑफ योर नॉलेज मैंने यहाँ में इसको इंक्लूड किया है. ठीक है. चलिए, थर्ड टाइप का मॉलिक्यूलर वेट जो डिफाइन किया हुआ मैक्रोमोलेक्यूल्स का, वो है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए इसको लिखते हैं mv. यहाँ जो लिखा हुआ है दैट इज नोन एज mv. सो इट इज डिफाइंड एज समेशन Ni Mi के पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय समेशन Ni Mi और इस होल का पावर 1 बाय a. ठीक है. So viscosity average molecular mass या molecular weight of macromolecules is defined as using this expression. ठीक है. अब यहाँ में आपको एक नया टर्म दिखाई दे रहा है दैट इज A. तो A को बोलते हैं, A is known as Mark-Hounik exponent, ये पावर होता है, and its value generally lies in the range 0.1 to 1.0. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए. सो मार्क-हाउनिक इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मार्क-हाउनिक एक्सपोनेंट A की वैल्यू. ठीक है. द मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मेथड. इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मेथड से जो हम मोलर मास निकालेंगे वो हमें क्या देगा, बोले क्या देगा, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमें नेट गेट में पूछा हुआ है. ठीक है. किस मेथड से कौन सा मॉलिक्यूलर मास निकलता है. ठीक है. या मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन करते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूलर मास वो देगा. तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मेथड से हमें क्या मिलेगा, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. चलिए, एक चीज यहां से हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं. देखिए, अगर आपने वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला देखें, मतलब यहाँ में हम क्या लिखे mw बार, तो हमें क्या था, समेशन Ni Mi स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोले समेशन Ni Mi. ठीक है. अब देखिए, इसको विस्कोसिटी वाले से कंपेयर करिए तो यहाँ में क्या लिखा है, a प्लस 1, यहाँ में क्या है 2. मतलब कि इफ a की वैल्यू अगर 1 कर दे तो हमें क्या मिलेगा, बोलिए.
अगर a की वैल्यू को हम यहाँ में इस एक्सप्रेशन में mv वाले एक्सप्रेशन में अगर हम यहाँ में जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ मार्कोनिक एक्सपोनेंट a की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1 दैट इज हमें क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 आने का मतलब क्या हो गया, जिसको हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं उसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्या पढ़ चुके हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो व्हेन a इक्वल टू मार्कोनिक एक्सपोनेंट a की वैल्यू अगर 1 है तो हम वेट एवरेज और विस्कोसिटी एवरेज दोनों बराबर है। ठीक है, सो फिलहाल हमें बीएससी वालों के लिए सिर्फ दो ही ज्यादा फोकस करना है, नंबर एवरेज और वेट एवरेज, बट इसी में हमने दो और नाम पढ़ा, जेड एवरेज एंड देन विस्कोसिटी एवरेज। ठीक है, क्लियर। और इस पे न्यूमेरिकल्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस नेक्स्ट सेशन में इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके भी आएंगे नेट गेट का, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कि इनका मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को हम कैसे निकालेंगे, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। सो द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स: ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, विस्कोसिटी मेथड एंड लाइट स्कैटरिंग मेथड। ठीक है, एक और होता है सेडिमेंटेशन मेथड, वो फिलहाल यहाँ में नहीं है। ठीक है, तो हम मेनली फोकस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड और विस्कोसिटी मेथड पे। ठीक है, बेसिक फाइनल ईयर में आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक हमें जनरली मिलता है और ये फिलहाल एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है एमएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। इसमें एक टर्म है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चैप्टर में। बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोसिस पहले डिफाइन करते हैं उसके लिए, ऑस्मोसिस द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, so osmosis is defined as the spontaneous flow of pure solvent to solution or from lower concentration to higher concentration of solution through a semi permeable membrane। ठीक है, तो उसी को वहां पे, और जो प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो उसी मेथड को यहाँ में यूज करते हैं। So this method, that is osmotic pressure method, is one of the most accurate methods since even at very low concentration the osmotic pressures of macromolecular solutions are significant and can be easily measured. So in this method osmotic pressures of solutions are determined at several concentrations पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, the instrument used for this purpose is known as osmometer, that is why it is known as osmometry method। इसलिए कहीं कहीं इसको क्वेश्चन में osmometry method लिखता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। osmometry method is the osmotic pressure method। The solvent is separated from the solution by a semi-permeable membrane। Solution chapter में पढ़ चुके हैं, already video है। Semi-permeable मतलब which a special kind of membrane which passes only solvent molecule, solid को ये पास नहीं करता, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड। It then passes through the latter into the solution until the level of solution in the capillary stop rises। तो वहाँ पे कितना प्रेशर आता है उसको हम मेजर करते हैं और वहीं से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा भी है, क्वेश्चन सॉल्यूशन में पढ़े भी हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि पीवी इक्वल टू, वी नो दैट फ्रॉम, हुआ यहाँ पे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बी को एन क्यू मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन को क्या लिखते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। ठीक है, चलिए बी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम लिख दिया डब्ल्यू बाई वी आर टी बाई एन। डब्ल्यू बाई बी आपको क्या बता रहा है, वॉल्यूम इन लीटर, वेट। ठीक है, ये आ गया कंसंट्रेशन सी आर टी बाई एन। सी को इधर लेके आ जाइए, तो लिख सकते हैं P by C equal to RT by M, where P is the osmotic pressure of solution, ये हम एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे, concentration of solution,
तो डिफरेंट कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, r तो पता है गैस कांस्टेंट, p by c इज नोन एज रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैकबेथ ने एक रिलेशन दिया था, यहाँ में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है कि एक्चुअली एक वेरियंस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है यहाँ पे RT by m प्लस, ठीक है, c स्क्वायर प्लस c3 लाइक दैट, ठीक है ना। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन कंसंट्रेशन c टेंड्स टू 0, तो उसी को रिड्यूस बोलते हैं यहाँ पे, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो P by C when C tends to 0, तो कंसंट्रेशन को अगर हम वेरी डाइल्यूट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, 0 कंसंट्रेशन पे ले जाएंगे, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं RT by N, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग और रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऑन प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन P by C and C concentration, a straight line is obtained which on extrapolation to C equal to 0 gives intercept that is equal to P by C when C tends to 0। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो इंटरसेप्ट आएगा किसके बराबर होता है, P by C, C tends to 0। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से, ये हमें, अगर आपको कोलराउच-ला याद है तो एक्सट्रापोलेशन वर्ड वहां भी पढ़ते हैं। एक्सट्रापोलेशन का मतलब इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, ठीक है, जहां पे इंटरसेप्ट काटेगा ये वैल्यू, इसको हम क्या लिख बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, P by C, C tends to 0। तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ग्राफ प्लॉट किया P by C वर्सेज C में, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा, P by C, C tends to 0 which is known as limiting or reduced osmotic pressure। ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट, और किसके बराबर होगा, P by C, C tends to 0, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, so on substituting the value of P by C, C tends to 0 in equation 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पता हो गया, तो P by C, C tends to 0, तो ये किसके बराबर था, RT by M। So the molecular weight of macromolecules can be easily calculated। तो हमसे M पूछेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, R की वैल्यू पता है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, now the most important, the molecular weight of macromolecules obtained by osmotic pressure और osmometry भी कई क्वेश्चन में लिखा जाता है, तो ये हमें क्या देता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ठीक है, तो सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर बीइंग ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट यहाँ से मार्क किया है, एक P by C और C में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इंटरसेप्ट क्या मिलता है, P by C, C tends to 0। ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो हमसे क्या पूछेगा, मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो M की वैल्यू हमें निकालना रहेगा। और दूसरा कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से जो हमें मोलर मास मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर weight, और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय डॉट 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 दैट इज ऑस्मोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, यह ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोमेट्री मेथड। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, सेकेंड, विस्कोसिटी मेथड। So this method is simple and widely used for molecular weight determination of polymers. It can be accurately measured and is different from that of solvent। अब इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना है। Let viscosity of pure solvent is N0 मान लिया, इसको ईटा बोलते हैं ना, ईटा 0 for solvent। Solution के लिए हमने ईटा मान लिया। Then relative viscosity of a polymer solution is defined as N by N0। ठीक है, now specific viscosity of polymer solution, तो relative viscosity में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो N by N ईटा 0 माइनस 1, ये हो गया ईटा माइनस ईटा 0 बाई ईटा नॉट या 0 जो भी पढ़िए। ठीक है, तो पहले हमने निकाला रिलेटिव विस्कोसिटी, तो रिलेटिव मींस बोलिए ईटा बाई ईटा 0, मतलब सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी ऑफ प्योर
सॉल्वेंट। स्पेसिफिक निकालना है तो इसमें से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, तो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी का मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीसरा मैं मार्क यहाँ लगाऊंगा आपके लिए, यहाँ से भी न्यूमेरिकल हमें मिलता है। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इज नोन एज रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। इसको लिख दिया यहाँ पे ईटा एसपी, एसपी मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। एंड देन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, तो स्क्वायर ब्रैकेट ईटा इक्वल टू रिड्यूस्ड विस्कोसिटी व्हेन सी टेंड्स टू 0। तो इंट्रिंसिक और लिमिटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पीछे आया था, व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू या अप्रोचेस टू 0। तो इस पे जो रिड्यूस विस्कोसिटी होगा, रिड्यूस का मतलब क्या था, स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। देखिए इसमें बहुत सारा आपको यहाँ पे टर्म्स है, ठीक है। तो ईटा स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन व्हेन सी टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ये दैट इज फाइनली हमें स्क्वायर ब्रैकेट में एन मिलेगा, ठीक है। तो ये टर्म्स को यहाँ पे इसको पहले हमें डिफाइन करना है। अब यहाँ में भाई the intrinsic viscosity is related to molecular weight of macromolecules according to the following equation। तो ये इक्वेशन है, यहाँ से इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और मैक्रोमोलेक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट में ये रिलेशन है। यहाँ में दो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, के और ए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब एक नाम आगे पढ़ेंगे, मार्कोनिक इक्वेशन। और कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है। अब इनको निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। ईटा रिड्यूस मतलब रिड्यूस विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट किया, फिर आपको स्ट्रेट लाइन लाइक दैट मिलेगा। फिर इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट, ठीक है। और इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, ईटा रिड्यूस व्हेन कंसंट्रेशन सी टेंड्स टू 0, और इसी का हमने एक नाम पढ़ा था इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो के और ए तो कांस्टेंट है। चलिए अब आपको हमें मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मैथमेटिकली अगर हम ये सोचे कि हमें एम निकालना है, के और ए तो कांस्टेंट है, जनरली प्रोवाइडेड होता है, दिया रहता है। तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ईटा चाहिए। ईटा के लिए हमें ग्राफ से कैसे निकलेगा, जो इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी पी बाई सी टेंड्स टू 0, आरटी बाई एम। विस्कोसिटी की बात करें तो ईटा मतलब इंट्रिंसिक विस्कोसिटी स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो क्या मिलेगा, ईटा रिड्यूस व्हेन सी कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या है, ग्राफ को कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ाना। जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना कि आप रे डालते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से इधर जाएगा, कहीं इधर नहीं मिलता है तो हम इसको मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके वो मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ में एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन तो जनरली प्रैक्टिकली हम जीरो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं बना सकते, उसीलिए ग्राफिकली मेथड आता है। इसको हम पीछे की तरफ आप यहाँ से स्केल से डॉट 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 एक्स्ट्रापोलेट करिए, क्योंकि ये जो वैल्यू मिलेगा हमें वो किस पे मिलेगा, व्हेन कंसंट्रेशन C इक्वल टू 0, ठीक है। Thus knowing the value of constant K, A and intrinsic viscosity, we can easily calculate the molecular mass of macromolecules, ठीक है। Now again important point कि molecular weight obtained by this method means viscosity method lie between Mn and Mw and is called viscosity average molecular weight। ये क्वेश्चन भी हमें नेट गेट में मिलता है, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किस मेथड से निकालते हैं, विस्कोसिटी मेथड से, या विस्कोसिटी मेथड से जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कौन सा होगा, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो विस्कोसिटी एवरेज के लिए हो गया, ऑलमोस्ट प्रोसीजर दोनों का सेम है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए भी आपको ये इंटरसेप्ट की वैल्यू दिया रहेगा, वहां से हमें के और ए की वैल्यू दिया रहेगा, तो मोलर मास पूछेगा या इस तरह का कोई इक्वेशन देगा, वहां से मोलर मास सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए थर्ड वन इज लाइट स्कैटरिंग मेथड। यदि अब यहाँ में एक वर्ड आ गया स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग करने के लिए द थ्योरी ऑफ लाइट स्कैटरिंग वाज डेवलप्ड बाय रेले। सबसे पहले इसको रेले ने देखा था, जिसके लिए हम टिंडल इफेक्ट पढ़ते आ रहे हैं,
ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रेड कलर एट सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, ठीक है, जो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ light. So light scattering can also be used to measure the size of polymer molecules in solution. So when the oscillating electromagnetic field of light impinges on a molecule, the molecule is polarized by electric field vector and at the frequency of light. This causes an oscillating dipole to be set up in the molecule, which then acts to radiate a new electromagnetic field. तो उसमें पोलराइजेशन आ जाता है, मतलब लाइट को स्कैटर करेगा, और उसी स्कैटरिंग को हम यूज करते हैं मोलर मास डिटरमिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं। Now this method is useful in case of polymers of very high molecular weight, particularly above 1 lakh. The result obtained by this method is quite accurate. यहाँ में क्या करते हैं, the Tyndall effect, देखिए पहले मैंने आपको बोला कि Tyndall effect is the basis of this method, that is scattering of light by colloidal solution. तो हमने colloidal में पढ़ा हुआ है Tyndall effect क्या होता है। So जो लाइट इंसिडेंट करते हैं उसमें से लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला ये आता है। तो I इक्वल टू I0 e to the power minus tau x, where I0 is the intensity of incident light, I is the intensity of transmitted light, tau को बोलते हैं turbidity of solution, and x is known as the thickness of cell in the direction of incident light, ठीक है। So the portion of incident light जो scattered होती है increases with increase in number and size of particles. तो जो इंटेंसिटी आएगा उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया आपको टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो टर्बिडिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब I0, देखिए आपके पीछे क्या यूज किया था, एक यहाँ पे लिखा था, पीछे हमने एक जो फॉर्मूला यूज किया था I इक्वल टू I0, तो इसको आप उठा के इधर लेके आइए, ठीक है। थिकनेस को यूनिट मान लीजिए, तो टाउ को हम डिफाइन कर सकते हैं। The turbidity of solution is defined as the fraction of incident light scattered per centimeter length of solution. तो सीधी सीधी रेशियो ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट scattered per centimeter length of solution through which it passes, ठीक है। और it can be determined by measuring the decrease in intensity of transmitted light, ठीक है। अब experimentally it has been shown that turbidity is proportional to the molar mass of polymer and proportional to its concentration by the following equation. तो शॉर्ट में लिखते हैं tau equal to HMC, ठीक है, where M is the molar mass of macromolecules, C is the concentration in gram per centimeter cube, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा आपको टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है that is known as constant H, इसको हम H की जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए HC बाई टाउ इक्वल टू 1 बाई एन, तो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में आया था P बाई C, C टेंड्स टू 0, RT बाई M, उस तरह का एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हमें पता है, H की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, टाउ निकालते हैं तो मोलर मास हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 H की वैल्यू हम कांस्टेंट यहाँ में लिख दिया, तो देखिए ये जो पूरा टर्म आया इसको हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट H की जगह पे ये लिखते हैं। अब इसमें है क्या, चलिए पाई तो हमें पता है, 32 पता है, N0 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। N जो यहाँ पे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आएंगे। लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज्ड, एंड A इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, C इज नोन एज कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर एक चीज और यहाँ पे हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है N-N0, इसको कहीं कहीं हम लोग इसको dN/dC भी लिखते हैं, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद कंसंट्रेशन। तो N-N0 अगर न्यूमेरिकल में आपको n अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर चेंज दिया है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ में रख सकते हैं, ठीक है। इस टर्म की जगह पे हम ये टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए एज यूजुअल जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में था व्हेन C टेंड्स टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एच सी बाई टाउ, C टेंड्स टू 0 1 बाई m, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, मोलर मास। इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, वहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, मिल जाएगा, ठीक है। So in order to determine molecular weight of macromolecules, turbidity of solution is determined at different concentration and a graph is plotted between HC by tau versus C concentration और HC by tau turbidity में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। A straight line is obtained which on extrapolation to zero concentration, ये हमें क्या दे देगा एज यूजुअल जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में था या विस्कोसिटी में था, ठीक है। तो उस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर था, बोलिए अभी पीछे लिखा था एच सी बाई टाउ, C tends to 0 equal to 1 by m. Now molar mass can be easily calculated, ठीक है। सिर्फ यहाँ में प्रॉब्लम क्या है, h की वैल्यू को निकालने के लिए, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो सब आपको दिया रहेगा, किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, वेवलेंथ क्या है, बस फॉर्मूले में रख के h की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी तो ग्राफ से दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए the molecular weight obtained by this method is weight average molecular weight। तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ से आपको गेट में नेट में पूछा हुआ है, ठीक है। सो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मेथड से क्या मिलता है, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, नंबर एवरेज है ना, यहाँ से क्या मिलेगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम से हमको Z मिलता है, ठीक है। तो किस मेथड से कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हमें मिलेगा, वो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर हमें नेट गेट में डायरेक्टली सीधा सीधा पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये अभी फिलहाल बीएससी वालों के सिलेबस में नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है, फिलहाल अभी बीएससी सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए the equation which gives the dependence of intrinsic viscosity of a polymer on average molar mass of polymer is known as Markovnic equation। तो इसको सीधा सीधा हम लिखते हैं ये टर्म, तो नो मतलब intrinsic viscosity equal to Km to the power A, ठीक है, where K and A are constant थे और M क्या था, molar mass of macromolecules। इसको हमने एक उसमें ऑस्मोमेट्री में भी यूज किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K and A डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट, पॉलीमर ऑफ नेचर ऑफ पॉलीमर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बट ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन दिया रहता है वहां में पॉलीमर सॉल्वेंट नेचर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये नेचर पे या उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, सो पॉलीमर के नेचर पे डिपेंड करेगा, एंड देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड इज टेम्परेचर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में रखते समय हमें ये ध्यान देना है, इट शुड बी नोटेड दैट बोथ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी एंड कांस्टेंट K आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एंड द एवरेज मोलर मास इज विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। तो ऑलरेडी पीछे हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। विस्कोसिटी मेथड से निकालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी एवरेज होता है, और वहां में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी हमें मिलेगा, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ से दो तीन तरह का क्वेश्चन है, सीधा सीधा वैल्यू देगा न्यूमेरिकल की, कांस्टेंट की और ए की वैल्यू देगा, तो आपसे मोलर मास पूछेगा, इंट्रिंसिक दिया रहेगा। नंबर 2 मार्कोनिक इक्वेशन से हमें जो मोलर मास मिलता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी एवरेज, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, या पीछे हमने विस्कोसिटी मेथड पढ़ा था, वहां से जो मोलर मास मिलता है वो कौन सा होता है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, ठीक है। हाँ, इस कांस्टेंट K और A की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो वो होता है नेचर ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट्स एंड देन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जैसे आप शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना के रखिए, तो आप क्वेश्चन आसानी से आपको एज यूजुअल सीधा सीधा मिलता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, the intrinsic viscosity of solution of polyisopropyl at 20 डिग्री सेल्सियस is
183 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू हो गया, मतलब हमें क्या दे दिया, ईटा की वैल्यू दे दिया। ईटा इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास बाय द एक्सप्रेशन, हमें ये आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। तो चलिए ये फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो नो डाउट हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के एम टू द पावर ए। देखिए आपको यहाँ में ए की जगह पे दिया 0.64, के की जगह पे दिया 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और ईटा की वैल्यू कितना दिया है, बोलिए ईटा की वैल्यू कितना दिया है, 180। तो चलिए यहाँ 180 हो गया, ये हो गया ऑलरेडी 3.6 10 टू द पावर -4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एम डब्ल्यू, इसका पावर 0.64। चलिए पहले आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एम डब्ल्यू बार इसका पावर 0.64, ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए इसको ऊपर लेके जाइए तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, 36 5 जा 180, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 5 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये पावर नहीं होता तब तो हमको हमारा काम आसान था, आंसर मिल गया, बट ये पावर है, इसको पावर हटाने के लिए क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो आप इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा, एम डब्ल्यू, यहाँ से क्या मिलेगा 0.64, पावर जो होता है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको लग ln 5 इंटू 10 टू द पावर 5 सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास जो भी आएगा, ठीक है। तो जहां भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये इक्वेशन दिया है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी स्क्वायर ब्रैकेट ईटा इक्वल टू समथिंग पावर समथिंग, या कांस्टेंट के और ए की वैल्यू दिया रहेगा, तो आपसे मोलर मास पूछेगा, ठीक है, क्लियर। इसे बोलते हैं मार्कोनिक इक्वेशन, बस इतना ही फिलहाल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कितना मिलेगा, ठीक है, बोलिए कितना आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 6.0 10 टू द पावर 5 ग्राम पर मोल, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब at 25 डिग्री सेल्सियस the osmotic measurement were carried out for a polymer solution, plot of P by C versus C। तो आपको पीछे मैंने बोला था कि P by C tends to 0 equal to RT by M, ठीक है। M हमसे पूछ रहा है इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है, इसके बराबर होता है, टेम्परेचर दिया है, R की वैल्यू पता है, रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर बता दीजिए कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने पीछे ही बोला था आपको कि जब इंटरसेप्ट लिखेगा तो ये डायरेक्ट P by C टेंड्स टू 0 की वैल्यू होगी, RT हमें पता है, T टेम्परेचर दिया है, रख के सॉल्व कर दिया, मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 3, सेम जो एग्जांपल 1 में था, आपको इंट्रिंसिक की वैल्यू दिया है, K की जगह दिया है, यहाँ पर 0.72 दिया है, आपसे मोलर मास पूछ रहा है, तो जैसे एग्जांपल 1 में किया उसी तरह आप एग्जांपल 3 में सॉल्व करके हमें बता दीजिए कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पॉलीमर सैंपल व्हिच हैज एन ए वैल्यू। मैंने आपको बोला कि ए की वैल्यू दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, इंट्रिंसिक या लिमिटिंग विस्कोसिटी दे देगा, तो हमसे क्या पूछेगा, एम की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, मार्कोनिक इक्वेशन, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वल टू के, ठीक है, एम डब्ल्यू के पावर ए, रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर हमें बता दीजिए कितना मिलेगा, ठीक है। सोचा पका पकाया, बस रख के सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ में सब कुछ देखिए, वही आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया, यहाँ में आपको वर्ड में लिख के दिया, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें चाहिए, के दिया, ए दिया, चाहे लिख के दो चाहे वर्ड में लिख के दो, इंट्रिंसिक और लिमिटिंग विस्कोसिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, ठीक है, रहेगा। तो ये भी आप हमें सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी क्या कह रहा है, गिव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट की एन इन द सेम,
ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है कि आपको इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी दिया है, मोलर मास हमसे पूछ रहा है, मोलर मास हमें निकालना है, सेम इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। तो हमने आज क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। जो बीएससी फाइनल ईयर में मेजर स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देखेंगे तो विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर में हेड टेल करता रहता है। अगर इस साल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है तो विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी अगर लास्ट ईयर आया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। वही चीज के लिए थोड़ा सप्लीमेंट आपके नॉलेज के लिए तो लाइट स्कैटरिंग मेथड भी पढ़ लिया, मार्कोनिक एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया, एम जेड और एम वी विस्कोसिटी एवरेज एंड देन जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिया। तो आपके लिए नेट गेट का क्वेश्चन आसान है, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितना न्यूमेरिकल्स है, जो कॉन्सेप्ट है, आप इसको यहाँ में कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे जब हम नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो वहाँ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन आएगा, कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जो आपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करिए, उसको चैट बॉक्स में आप बताइए कितना आंसर आपका आया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।